सो गाइस स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। तो 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 9 मार्च 1911 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये सबसे पहली बार जो है वो मनाया गया था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। तो ये 9 मार्च 1911 को मनाया गया था और 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या कहानी है, ये क्या पिक्चर है? तो इसको मैं चाहूंगा कि हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की डायरेक्टली जो आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है उससे इस टॉपिक को समझें। नहीं तो फिर आप लोग बोलो कि अरे सर 8 मार्च बता रहे हो आपकी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और आप बता रहे हो कि 9 मार्च 1911 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। ये क्या कहानी है? तो कुछ कहानी नहीं है। देखो ये बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस की ये वो आर्टिकल ही है जो छपा है, तो उसी से ही मैं ये आपको पूरी चीज बता रहा हूँ। और ये जो मतलब जो पेज जो ओपन किया है ये मैंने रीडर्स मोड पे ओपन किया है, जिससे कि आप आसानी से जो है वो सिर्फ कंटेंट को देखें। एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, कई बार वेबसाइट पर अलग अलग एडवर्टीजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो आप ना देखें, सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दें। तो इसलिए इसको रीडर्स मोड पे ओपन किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इमर्ज्ड इन अर्ली 1900s। अर्ली 1900s में ये कॉन्सेप्ट जो था इंटरनेशनल वुमेन डे का, ये सामने आया था। एट अ टाइम ऑफ great unrest and debates among women against oppression and inequality। तो वुमेन के अगेंस्ट ऑपरेशन और इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती थी। आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। वेरियस राइट्स वगैरह जो है वो वुमेन्स को प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। तो उस समय पर हम लोग को देखने को मिला था कि ये पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे सामने आया था। इन 1908 15,000 वुमेन मार्च्ड थ्रू न्यूयॉर्क सिटी डिमांडिंग शॉर्टर आवर्स, बेटर पे एंड वोटिंग राइट्स। 15,000 के आसपास महिलाएं जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने मार्च किया, इन्होंने पदयात्रा निकाली और उनकी डिमांड ये थी कि काम पर यानी कि वर्क में इनको कम आवर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, यानी कि काम करने के लिए कम आवर्स जो है वो इनके लिए रखे जाएं, इनको अच्छी पे जो है वो मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और इनको वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए। द नेक्स्ट ईयर, इसके अगले साल ही 1908 के अगले साल 1909 में द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ऑब्जर्व द फर्स्ट नेशनल वुमेन्स डे। सोशलिस्ट पार्टी जो है अमेरिका की, उसने पहला नेशनल वुमेन्स डे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया था 28 फरवरी 1909 में। और वुमेन कंटिन्यू टू सेलिब्रेट इट ऑन द लास्ट संडे ऑफ फरवरी अंटिल 1913। तो उसके बाद 1913 तक महिलाएं जो है वो फरवरी महीने का जो आखिरी संडे हुआ करता था ना, उस समय ये वुमेन्स डे ऑब्जर्व करती थी। इसके अलावा साइमल्टेनियसली इन 1910, उसके बाद 1910 में सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन हम लोग को देखने को मिली थी। वर्किंग वुमेन की सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी है, जो कि हुई थी डेनमार्क के कोपेनहेगन में, जहां पर क्लारा जेटकिन इनके द्वारा वुमेन्स ऑफिस जो है वो लीड किया गया था, ऑफिस फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी के अंदर। और आइडिया जो है इंटरनेशनल वुमेन डे का ये सामने प्रस्तुत किया गया था, रखा गया था। और जेटकिन ने प्रपोजल रखा था कि हर साल हर कंट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए ये दिवस और महिलाओं की डिमांड जो है वो सामने रखनी चाहिए। द कॉन्फ्रेंस विथ ओवर 100 वुमेन, 100 से ज्यादा महिलाएं थी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। 17 कंट्रीज की ये महिलाएं थी। रिप्रेजेंटेटिंग यूनियंस, सोशलिस्ट पार्टीज एंड वर्किंग वुमेन्स क्लब ग्रीटेड जेटकिन्स सजेशन यूनानिमसली। तो सभी लोग ने मिलकर क्लारा जेटकिन के इस सजेशन को जो है वो सपोर्ट किया था कि इस प्रकार से हर मतलब एक दिन ऐसा होना चाहिए सभी कंट्री के अंदर जहां पर महिलाओं की डिमांड जो है वो सामने रखी जानी चाहिए। और ऑन 9 मार्च 1911, अब बात होती है 9 मार्च की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज ऑनर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो इन 4 कंट्री में पहला इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो मनाया गया था। मोर देन 1 मिलियन वुमेन, 10 लाख से ज्यादा महिलाएं थी और मेन भी थे जिन्होंने अटेंड की थी रैलीज, कैंपेन। महिलाएं के जो अधिकार हैं, वुमेन्स राइट टू वर्क जो है, वुमेन्स राइट टू वोट जो है, वुमेन्स राइट टू बी ट्रेन्ड, वुमेन्स राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एंड वुमेन्स के अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। ये पूरी जो डिमांड जो थी वो सामने प्रस्तुत की गई थी, रखी गई थी। हाउएवर लेस देन अ वीक लेटर, एक हफ्ते से भी कम समय था, यानी कि 25 मार्च को हमें देखने को मिला कि ट्राइंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री
फायर टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क सिटी वेयर मोर देन 140 वुमेन एंड गर्ल डाइड। एक फैक्ट्री जो थी शर्ट वेस्ट फैक्ट्री, उसमें आग लग गई थी। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये फैक्ट्री थी जहां पर 140 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियों की मौत हो गई थी। मोस्ट ऑफ देम इटालियन एंड जूइश इमिग्रेंट, ज्यादातर इनमें से इटालियन और जूइश इमिग्रेंट थे। वन ऑफ द डेडलीस्ट फायर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट फायर ये रिकॉर्ड की गई थी। इट ड्रू सिग्निफिकेंट अटेंशन टू द वर्किंग कंडीशन एंड लेबर लेजिस्लेशन इन द कंट्री। तो मतलब सामने ये जो देखने को मिला, यानी कि जो ये फायर लगी थी, तो इसमें इसने बताया कि कंट्री के अंदर वर्किंग कंडीशन जो है वो कितनी खराब है और लेबर्स को लेकर जो कानून है वो कितने खराब है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड बिकेम अ फोकल पॉइंट ऑफ द सब्सिक्वेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे इवेंट। तो यही चीज सामने रखी गई थी कि देखो, जहां पर महिलाएं जो काम कर रही थी वहां पर आग लग गई, इतनी सारी महिलाओं की मौत हो गई, वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है महिलाओं के लिए, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के फीचर्स एज सच नहीं है, इस पर कानून बनाना चाहिए। तो इस चीज को स्ट्रेस जो है वो दिया गया था। मीनवाइल इन रशिया ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे रशिया के अंदर वुमेन ऑब्जर्व देयर फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 23 फेब। फिर रशिया में 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे महिलाओं ने ऑब्जर्व किया था। ये फरवरी का आखिरी संडे था। विद अ स्ट्राइक फॉर ब्रेड एंड पीस के ऊपर स्ट्राइक जो है वो करी गई थी। ब्रेड एंड पीस यानी कि उनको खाना मिलना चाहिए और शांति होनी चाहिए रशिया के अंदर। टू प्रोटेस्ट द डेथ ऑफ ओवर 2 मिलियन रशियन सोल्जर। तो 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रशियन सोल्जर की डेथ पर यह प्रोटेस्ट सामने किया गया था, रखा गया था। वाइल इट वॉज February 23 ऑन द जूलियन कैलेंडर पे 23 फरवरी का ये दिन था और यूज देन इन रशिया अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर इट वॉज March 8। यानी कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 23 फरवरी था, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 8 मार्च का दिन था। तो अगर हम बोलें कि 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है तो वो भी सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर ये March 8 को जो है वो मतलब इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये एक पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए ध्यान में रखने वाला। अगर जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आ जाए कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग रशिया ने 23 फरवरी को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया था, तो वो भी करेक्ट है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो भी करेक्ट है। सिंस देन इट हैज रिमेन्ड द ग्लोबल डेट फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे एज मैनी वुमेन अक्रॉस यूरोप स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड रेज देयर डिमांड ऑन दैट डेट। तो देखो ध्यान में रखना, 23 फरवरी का दिन था जिस समय हम लोग को रशिया के अंदर देखने को मिला था कि काफी सारी महिलाएं जो है उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल वुमेन डे 23 फरवरी को ऑब्जर्व किया था। बट रशिया के अंदर जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 23 फरवरी था। बट अगर जूलियन कैलेंडर को कन्वर्ट करें ग्रेगोरियन मतलब इस डेट को देखा जाए तो ये March 8 वाली डेट है, और इसलिए तब से March 8 जो है वो ऑब्जर्व किया जाने लगा इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर। और इन द यूनाइटेड नेशन इट वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1975। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1975 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था। एंड इन December 1977 जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग अ यूनाइटेड नेशन डे फॉर वुमेन्स राइट एंड इंटरनेशनल पीस। फिर बाद में जाकर 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। ये रेजोल्यूशन जो था वो यूनाइटेड नेशन डे फॉर वुमेन्स राइट एंड इंटरनेशनल पीस का था कि ये ऑब्जर्व किया जाएगा ऑन एनी डे ऑफ द ईयर बाय द मेंबर स्टेट इन अकॉर्डेंस विद देयर हिस्टोरिकल एंड नेशनल ट्रेडिशन। तो हिस्टोरिकल और नेशनल ट्रेडिशन को देखते हुए ये मेंबर स्टेट जो है वो किसी भी दिन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे को। और 1996 में यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया पहली एनुअल थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर followed by women at the peace table in 1997, राइट। तो 1996 में ये थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। उसके बाद 1997 में जो थीम थी वो थी वुमेन एट द पीस टेबल। और 1998 में वुमेन एंड द ह्यूमन राइट थीम थी। 1999 में वर्ल्ड फ्री ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थीम थी। और हर साल नई थीम हम लोग को देखने को मिलती थी। और कैंपेन थीम जो है, कैंपेन थीम्स ओवर द ईयर्स have also included hashtag choose to challenge, hashtag each for equal, balance for better, press for progress, be bold for change, pledge for parity, make it happen, the gender agenda,
और भी काफी सारे इस प्रकार के हैशटैग्स भी कैंपेन थीम्स के तौर पर मतलब प्रीवियस ईयर्स में ये सब हमें देखने को मिले। तो ये है गाइस पूरी ओवरऑल चीज, मैंने आपको पूरी डिटेल में ये टॉपिक इसलिए समझाया क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन आप मेंस में भी देखो, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से क्लियर करवाने का आप लोगों को, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या वुमेन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक भी आता है तो आप अपने मेंस के आंसर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के कुछ पॉइंट्स लिख सकें, हिस्ट्री से उसको कनेक्ट करके कुछ पॉइंट्स लिख सकें। देखो अल्टीमेटली मेंस का आंसर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। मेंस के आंसर में जो है वो अभी से ही आप प्रिपरेशन करते हो। पता है मेंस की तैयारी जो स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर उनको लगता है कि मेंस की प्रिपरेशन तो वो बाद में करेंगे, बट अगर अभी से आप एक अच्छे पॉइंट्स बनाते चलोगे ना, जैसे कि आपका टॉपिक, आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा उसमें आप देखो ये पूरे आर्टिकल में आपको जो भी चीज अगर काम की लग रही है, जो भी ऐसे एक अच्छा सा पॉइंट आपको अगर लग रहा है कि आप इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में मेंशन कर सकते हैं। अब देखो सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में आप मेंशन कर रहे हो तो वुमेन के स्ट्रगल के बारे में आप बताओगे। जैसे कोई भी एक टॉपिक आता है महिलाओं से रिलेटेड या कोई भी ऐसे भी अगर आ रहा है तो उसमें आप महिलाओं के स्ट्रगल के बारे में बताओगे, तो महिलाओं के स्ट्रगल के बारे में आप इंटरनेशनल वुमेन डे को ध्यान में रख के भी तो बता सकते हो ना। तो इससे क्या होगा, आपका एक आंसर बहुत अच्छा बनेगा और आप फैक्चुअल डिटेल्स उसमें रख पाओगे। पूरी नहीं रखनी है, 2-4 पॉइंट रख लो आप, राइट। जैसे कि आप वो वाला इंसिडेंट जो है वो रख सकते हो जब हमें देखने को मिला था कि आग लगी थी, 140 से ज्यादा महिलाएं जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, राइट। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आग लगी थी एक बेसिकली फैक्ट्री के अंदर, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, तो उस समय ये चीज सामने लाई गई कि कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए और उसके बाद ये इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो पीक पर हम लोग को देखने को मिला। फिर रशिया के अंदर महिलाओं ने जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, ब्रेड और पीस के लिए उन्होंने स्ट्राइक करी, राइट। ये सब चीज देखने को मिली। फिर 23 फरवरी वाला ये जूलियन कैलेंडर वाला, ये लिखना है तो लिखो वरना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बाकी इस प्रकार की चीजें आप मेंशन कर सकते हो कि इंटरनेशनल वुमेन डे फिर हम लोग को देखने को मिला। तो उससे क्या रहता है कि शॉर्ट 2-3-4 लाइन में आपका एक आंसर जो है वो अच्छा बनता है। एक फैक्चुअल मतलब 2-3-4 पॉइंट्स भी अगर आपके आंसर में इस तरीके के आ गए तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो रही है और एक अच्छा आंसर आपका बन रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो कि महिलाओं ने अपने जो राइट टू वोट के लिए, राइट टू इक्वालिटी के लिए वेरियस जो है वो कैंपेनिंग वगैरह की है, वेरियस प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं और उन्हीं सब प्रोटेस्ट के कारण हम लोग को आज की डेट में इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी देखने को मिलता है कि जो ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो यही सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी कुछ पॉइंट जो है जो आप ध्यान में रखो, जैसे कि मार्च 8 को हर साल जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1911 में इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कुछ कंट्रीज के द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आती हैं, और ये 9 मार्च 1911 को किया गया था। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1975 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। दिसंबर 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो उसको अडॉप्ट किया, जो यूनाइटेड नेशन डे फॉर वुमेन्स राइट एंड इंटरनेशनल पीस का था, कि कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट जो है वो किसी भी दिन इस दिवस को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस दिवस की हिस्टोरिकल और नेशनल ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए, राइट। फिर बाद में जाकर हमें देखने को मिला कि मार्च 8 को हर साल जो है ये ऑब्जर्व किया जाने लगा, क्योंकि रशिया के अंदर वर्ल्ड वॉर के समय पर हम लोग को देखने को मिला कि महिलाओं ने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया था कि 20 लाख से ज्यादा सोल्जर्स की मौत हो गई थी, तो उसके कारण उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया कि शांति चाहिए, ब्रेड एंड पीस का प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला था, राइट, ब्रेड एंड पीस के लिए। तो उसके बाद से, क्योंकि वो 23 फरवरी को था, 23 फरवरी को जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट थी, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च वाली डेट थी, राइट। तो अभी मैंने आपको पूरी चीज क्लियर कर दी है। बाकी इस साल की जो थीम है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, चूज टू चैलेंज, ये इस साल की थीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। चुनौती को चुनिए, राइट। तो ये चीज है, तो महिला दिवस 2021 की ये थीम है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अब डिस्कस करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को के बारे में। तो देखो गाइस, अभी बताया जा रहा है संस्कृति जो हमारी मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हम लोग को देखने को मिलती है, संस्कृति मंत्रालय, इनके द्वारा सूचित किया गया है कि ढोलावीरा वेरी इंपॉर्टेंट साइट, हड़प्पन साइट ढोलावीरा, याद आ रहा है? ढोलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर हम लोग को देखने को मिलता है, हड़प्पन सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। इसको वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल इसको नॉमिनेट किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर 2019 और 20 के पीरियड के लिए। तो ढोलावीरा की लोकेशन कहां पर है, अभी के अभी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे ढोलावीरा कहां पर लोकेट है। आज की डेट में हमारी कंट्री की किस पर्टिकुलर स्टेट में हम लोग को ढोलावीरा देखने को मिलती है साइट, ये लोकेशन, राइट। इसके अलावा शांति निकेतन, भारत तथा होयसल के मंदिर समूह, राइट, होयसल
के जो मंदिर समूह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सैक्रेड एनसेम्बल जो है, शांति निकेतन जो है, राइट, तो इसको भी वर्ष 2021 और 22 के पीरियड के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने हेतु इसको नॉमिनेट किया गया, इसका नॉमिनेशन जो है वो सबमिट किया गया है। और आज की डेट में एट प्रेजेंट इंडिया के करीब 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, राइट, जिसमें इंडिया ने 42 साइट जो है वो लिस्ट किए हैं टेंटेटिव लिस्ट के तौर पर, जिसको प्री रिक्विसाइट कंडीशन के आधार पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक्चुअल में 38 विश्व विरासत संपत्तियां हमें हमारी देखने को मिलती है, और भारत में 42 ऐसे स्थल हैं जिनको बेसिकली मतलब टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है कि ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड जो है वो की जाएंगी। बट एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे इंडिया में कितनी है, या यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे इंडिया में कितनी है, तो 38 आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितनी है? 38। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है इसकी बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज क्लासिफाइड एज नेचुरल और मैनमेड एरिया। तो दो प्रकार की होती है, नेचुरल होती हैं या मैनमेड एरिया, ये हमें देखने को मिलती है, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, राइट, और एक स्पेस जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, तो ये वाली चीज है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कहा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ये साइट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। और यूनेस्को का मानना यह है कि ये साइट जो क्लासिफाई की जाती है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर, ये ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस रखती हैं, राइट। ये साइट्स, इनकी इंपॉर्टेंस कल्चरल और फिजिकल हम लोग को देखने को मिलती है, सिग्निफिकेंस के तौर पर देखने को मिलती है। इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। ये लिस्ट मेंटेन की जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसमें 21 यूनेस्को के मेंबर्स होते हैं जो इन साइट्स को मेंटेन करते हैं। उनका काम होता है इन साइट्स को मेंटेन करने का, राइट। और इनको 21 यूनेस्को के जो ये मेंबर हैं, इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, चूज करती है। और हर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है गाइस, ये लीगल टेरिटरी के पार्ट पर हम लोग को देखने को मिलती है, एक कंट्री की, जहां पर ये साइट लोकेटेड होती है। और यूनेस्को कंसिडर करती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, यानी कि हर एक साइट को प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए, और इसको प्रिजर्व करना इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, राइट। यानी कि अगर कोई कंट्री, जैसे कि अगर यूनेस्को ने किसी कंट्री के अंदर किसी साइट को रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल होगी, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो वो जो कंट्री है, जिस कंट्री के अंदर वो साइट है, उस कंट्री की अब जिम्मेदारी है कि उस साइट को प्रोटेक्ट करके रखना। अगर उस साइट को कुछ भी होता है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में तौहीन होगी उस कंट्री की, या जिस कंट्री के अंदर ये साइट है, और वो कंट्री उस साइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, राइट। तो ये वाली चीज हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा होता है, राइट। तो ये वाली चीज भी है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। टू बी सिलेक्टेड, किसी साइट को जब सिलेक्ट किया जाता है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मस्ट बी एन ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क यूनिक इन सम रिस्पेक्ट। जब भी किसी साइट को सेलेक्ट किया जाता है तो साइट का पहले से कोई एक क्लासिफाइड लैंडमार्क होना चाहिए, कोई यूनिकनेस होनी चाहिए उस साइट की, राइट। जैसे कि ज्योग्राफिकली यूनिकनेस होनी चाहिए, हिस्टोरिकली उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, या उसका कोई स्पेशल कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस होना जरूरी है, तभी उस साइट को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसको आप लोग को बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये पूरी चीज हमने जानी, पॉइंट्स में एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आसानी से आपको पूरी चीज रिकॉल हो जाए फटाफट। तो देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने बात करी, नेचुरल और मैनमेड एरिया हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी साइट जो कि एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हो। अब किसी कंट्री के अंदर जो साइट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर अगर चूज करना है तो यूनेस्को क्या देखती है कि उस साइट की कोई पास्ट की, हिस्टोरिकल की कोई इंपॉर्टेंस जुड़ी है कि नहीं उस साइट से रिलेटेड, उस साइट का कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, उसको देखा जाता है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, वो साइट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, यानी कि फिजिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो उसको देखा जाता है, राइट। फिर उसके बाद जो है वो साइट को सेलेक्ट किया जाता है, पूरी चीज जांच करने के बाद, पूरी चीजों को देखने के बाद। फिर जब एक बार सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में वो साइट है, तो उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है उस साइट को प्रोटेक्ट करने की, उसको, उसका संरक्षण
करने की, राइट। और अगर वो कंट्री ऐसा नहीं कर पाती, कुछ भी अगर उस साइट को होता है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उस कंट्री की भी तौहीन होती है, क्योंकि वो जो साइट जो होती है वो एसोसिएटेड होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, तो वो एसोसिएटेड रहती है, तो इसलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो होता है, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, इसको ये पूरी लिस्ट को मेंटेन करता है। और इसके लिए कुछ हम लोग को देखने को मिलते हैं कि 21 यूनेस्को के मेंबर्स होते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर, राइट। 21 यूनेस्को के मेंबर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये पूरा मेंटेन और मैनेज करते हैं पूरी इस लिस्ट को, राइट। तो ये चीज है, तो इसके बारे में आप लोग को अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया होना चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतना ही टॉपिक था। और ये वाला जो टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे चर्चा करते हैं। गाइस बात हो रही है उआपा के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं काफी डिटेल में आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखना है उआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा कमलाक्ष। जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो अपना ही होगा। और या फिर आप एक काम कीजिएगा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर लिंक मांग लीजिएगा, वहां पर मैं आपको उआपा से की लिंक जो है, जहां पर मैंने डिटेल में पूरा उआपा के इस टॉपिक को कवर कराया हुआ है, वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी उआपा का टॉपिक ये न्यूज में हम लोग को इसलिए देखने को मिला है क्योंकि सूरत की एक अदालत है, उसने दिसंबर 2001 में आयोजित एक बैठक में प्रतिबंधित संगठन, एक बेसिकली संगठन है गाइस जो कि बैंड संगठन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये है सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये बैंड आउटफिट है, एक संगठन है, बैंड है, राइट। तो इस पर्टिकुलर संगठन में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग थे उनको बेसिकली अरेस्ट कर दिया गया था, राइट। और उनको जो है वो अब बरी कर दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। 122 ऐसे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था, राइट। तो उनको अब बरी कर दिया गया है, गिरफ्तार करने के मतलब इनको गिरफ्तार जो किया गया था उनको बरी कर दिया गया, तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था, राइट। उनके बरी होने के बाद कुछ अभियुक्तों यानी कि कुछ अक्यूज जो हैं और अल्पसंख्यक समुदाय जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक्टिविस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनके द्वारा बिना सबूत पुलिस द्वारा अवैध रूप से फंसाए जाने के लिए मुआवजा देने की मांग की जा रही है। यानी कि काफी सारे लोग जो है जो कि अरेस्ट हुए थे, तो उनको जो है वो पुलिस ने बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया था। तो अब जो कुछ अक्यूज जो हैं यानी कि कुछ आरोपी जो हैं और कुछ एक्टिविस्ट जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके छूटने के बाद अब वो मुआवजा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनको कंपनसेशन जो है वो दिया जाए क्योंकि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था और इतने साल तक वो जेल में थे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, दैट्स व्हाई टॉपिक न्यूज में था। बट मेनली आप लोग को उआपा के बारे में पढ़ना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार पिछले साल से कुछ नहीं तो 5 से 6 बार ये टॉपिक न्यूज में आ चुका है। और इससे रिलेटेड 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे एग्जामिनेशन में उआपा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करना। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ लिया है, आप मैगजीन में से रिवाइज कर लो इस टॉपिक को। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है जिन स्टूडेंट्स ने, आप क्या करिए, अगर ये टॉपिक आपको जनरली मिल जाता है तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा या फिर मुझसे लिंक मांग लीजिएगा डिस्कशन ग्रुप में आके, राइट। तो ये चीज है। अब गाइस अगेन एक और रिपीटेड टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली कैर्न करके, एक कैर्न एनर्जी करके एक कंपनी है जिससे इंडिया जो है वो केस हार गई है। इंडिया को, भारत सरकार को 1.4 अरब यूएस डॉलर, 1.4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो चुकाने हैं, राइट। तो इसके संबंधी केस वगैरह लगाए गए थे, पहले भी जो है वो भारत केस हार गई थी, बट अब बताया जा रहा है कि 5 कंट्रीज की अदालतों ने भी जो है वो फेवर में फैसला सुनाया है कैर्न एनर्जी कंपनी के, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है। और ये 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, नीदरलैंड, कनाडा और फ्रांस। और ये भी पूरा जो इशू है, पूरा जो मुद्दा था, वो भी मैंने आप लोग का कवर कराया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। आप जो है वो कवर कर सकते हैं। और सॉरी एयर बॉटल गिर गई, प्रीवियस लेक्चर में आप कवर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी जिन स्टूडेंट से ज्वाइन किया, मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली फॉलो करते हैं वो आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। अब गाइस बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये एग्जामिन करने वाली है, ये देखने वाली है इंदिरा साहनी केस को। इंदिरा साहनी केस के दौरान जो जजमेंट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में, तो
इसके जो जजमेंट है, इसका जो फैसला है, उसको दोबारा से देखेगी, नीड्स अ रीलुक, ऐसा बताया गया है। दोबारा से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंदिरा साहनी केस के वर्डिक्ट को देखने वाली है। अब सवाल ये उठना चाहिए, इंदिरा साहनी केस किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1992 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था रिजर्वेशन को, कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और जो गरीब लोग जो हैं उनको सरकारी जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहां पर फिक्स किया गया था कि 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब कि मान के चलो आप, जैसे कि एक कॉलेज में 100 सीटें हैं या फिर 100 पोस्ट की यानी कि नौकरी जो है वो 100 पोस्ट के लिए निकली है, 100 पोस्ट की भर्ती है, राइट। तो इसमें से 50 से ज्यादा जो है वो पोस्ट नहीं रिजर्व की जाएंगी, राइट। यानी कि मैक्सिमम जो पोस्टें रिजर्व की जा सकती हैं वो 50 तक की जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर लिमिट लगा दी गई थी, एक लिमिट लगा दी गई थी कि रिजर्वेशन के ऊपर कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शन इसमें था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में, यानी कि असाधारण परिस्थितियों में जो है वो 50% से ऊपर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं आज की डेट में? हम लोग देख रहे हैं कि पिछले काफी सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर 60% से ऊपर जो है वो रिजर्वेशन जा चुका है। मतलब कि जो लिमिट लगाई गई थी इंदिरा साहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया गया है। 50% से ऊपर रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। काफी सारे कानून जो है वो पास किए जा रहे हैं कुछ राज्यों में, जहां पर इंदिरा साहनी केस में, यानी कि जो हमने देखने को मिला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज डिसाइड करी थी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए दोबारा से इस केस का जो फैसला है, जजमेंट जो है, उस पर दोबारा से विचार कर रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इस पर पूरा मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिटेल में। और अभी हमने देखा कि 5 जजेस की बेंच जो है वो सेटअप की गई है इस पूरे मामले को सुनने के लिए। मराठा कोटा लॉ जो है हम लोग को देखने को मिला है, मराठा आरक्षण कानून जो है, तो उस पर जो है वो सुनवाई की जा रही है। इस समय जो बेंच है उसने ये भी कहा है कि दूसरी राज्यों को भी पार्टी बनाया जाए। पार्टी बनाया जाए का मतलब समझते हो आप? जैसे कि कोर्ट में जब कोई केस लगता है तो केस में पार्टीज के बीच में केस होता है, राइट। एक्स या वाई पार्टीज के बीच में केस होता है। तो यहां पर बेंच ने ये कहा है कि उन स्टेट्स को भी नोटिस भेजा जाए, उनको भी बुलाया जाए, कटघरे में उनको भी शामिल किया जाए जिन स्टेट्स ने 50% की बाउंड्री से ऊपर जाकर रिजर्वेशन दिए हैं, राइट। यानी कि इंदिरा साहनी केस में जो लिमिट है उसको फॉलो नहीं किया है। देखो, इंदिरा साहनी केस के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा किससे एसोसिएटेड है ये इंदिरा साहनी केस, तो रिजर्वेशन कैपिंग से एसोसिएटेड है या 50% की रिजर्वेशन लिमिट लगाने से एसोसिएटेड है। तो ये था पूरा मामला। बट हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल में और बात करेंगे। अब देखिए, ये सवाल उठना चाहिए कि 50% का रिजर्वेशन ही क्यों, ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। तो अदर बैकवर्ड क्लास जो है गाइस, इसको आइडेंटिफाई किया गया है मंडल कमीशन के द्वारा। इसके बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8th क्लास या 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की, उसमें इस बारे में मेंशन्ड है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया है मंडल कमीशन के द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा, है ना। और जिस समय ये आइडेंटिफिकेशन किया गया था उस समय 1931 सेंसस जो था, यानी कि 1931 सेंसस जो था वो लास्ट हम लोग को सेंसस देखने को मिला था हमारी कंट्री के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस का। उसमें ये चीज सामने थी कि हमारी इंडिया की जो कुल जो आबादी है, हमारे इंडिया की जो कुल जनसंख्या हम लोग को देखने को मिलती, कुल आबादी यानी कि हमारी देश की जो जनसंख्या जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है, उसकी जो कुल आबादी का 52% है। टोटल पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है, उस टोटल पॉपुलेशन का 52% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। तो अब जब 52% अदर बैकवर्ड क्लास है तो इसलिए कहा गया कि 50% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। बट आपको ये चीज क्लियर कर दें कि कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था, राइट, कि 50% रिजर्वेशन का, तो उस समय उन्होंने ये पॉपुलेशन वाला क्लॉज जो है वो सामने नहीं रखा था। बट कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए कि 1931 का जो आखिरी सेंसस था अदर बैकवर्ड क्लास का, उसके थ्रू हम लोग को ये देखने को मिला था कि कुल जो देश की आबादी है उसका 52% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास है। तो इसी आधार पर जो है वो 50% किया गया होगा। बट और हाँ, किया भी गया है, बट इसके बारे में रूलिंग में जो था वो मेंशन नहीं था। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तमिलनाडु के मामले की बात करेंगे तो तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने पास किया था तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन सर्विसेज अंडर
द स्टेट एक्ट 1993 को, इसके थ्रू इन्होंने रिजर्वेशन लिमिट जो रखी थी वो 69% रखी थी। तमिलनाडु ने रिजर्वेशन लिमिट 69% जो है वो रखी थी कि तमिलनाडु के अंदर 69% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा कि इस कानून को, जो ये कानून तमिलनाडु का लाया गया, इस कानून को इंक्लूड किया गया 9th शेड्यूल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1994 के तहत। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मराठा कोटा लॉ का ओवरव्यू थोड़ा सा जानते हैं, राइट। इसके बारे में देखते हैं, मराठा आरक्षण कानून के बारे में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 को रिड्यूस किया था रिजर्वेशन के क्वांटम को मराठास के लिए, जो मराठास को रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जाता है 16% का। तो गायकवाड़ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 16% को घटाकर 12% कर दिया जाए एजुकेशन की फील्ड में और 13% कर दिया जाए एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में। अब आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये गायकवाड़ कमीशन, गायकवाड़ आयोग ध्यान में रखना है। ठीक है, गायकवाड़ आयोग किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि मराठा आरक्षण को कम करने से रिलेटेड है। मराठा आरक्षण जो 16% का था उसको घटाकर शिक्षा में 12% करने की सिफारिश करी थी और रोजगार में 13% करने की सिफारिश करी थी। तो 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो इस चीज पर जो है वो फैसला सुनाया था, बात करी थी, राइट। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिला जो वर्टिकल कोटा जो है महाराष्ट्र स्टेट का वो 68% चला गया। मतलब कि पहले जो 52% था वो 68% हो गया, राइट। मतलब कि ये भी फिर जो है वो क्वेश्चन में आ गया, यानी कि सवालों में गिर गया कि ये भी 50% का जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है मराठा वाला कानून, राइट। तो ये वाली चीज आपको समझनी है। इसके अलावा इंदिरा साहनी का जो हम लोग को जजमेंट देखने को मिला था उसके थ्रू ये कहा गया था कि 50% की लिमिट जो है वो रखनी है। अब ये इस प्रकार के जो कानून है वो 50% की इस लिमिट को ब्रीच कर रहे हैं, राइट, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। और बट 50% की लिमिट जो है वो रखने की बात की गई थी, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की बात हुई थी। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग को तमिलनाडु का केस देखने को मिला था जिसमें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आके, यानी कि 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और उसके थ्रू 69% वाली बात जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर दी थी। तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया था, राइट। बट दूसरे केसेस जो थे वो एक्सेप्शनल नहीं थे। तो ये सब क्यों हो रहा है, 50% से ऊपर लिमिट क्यों जा रही है, क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस पर अभी पूरी सुनवाई जो है वो चल रही है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे आगे चल के जब फैसला आएगा। और आपको बता दें महाराष्ट्र रिजर्वेशन जो है वो किस प्रकार से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है इंदिरा साहनी केस से। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकते हैं, यानी कि अधिसूचित कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, राइट। और कोर्ट जो है, अदालत जो है वो राज्यों के पास इस प्रकार की शक्तियां होने के बारे में विचार करेगी, यानी कि कोर्ट को विचार करना होगा कि राज्यों के बारे में इस प्रकार की शक्ति है कि नहीं है, क्योंकि ये शक्ति तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास है कि मतलब एक स्टेट के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सी होगी उसको नोटिफाई करने की, क्या स्टेट के पास है कि नहीं है, तो उस पर कोर्ट अदालत जो है वो विचार करेगी। साथ ही साथ जो पावर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो मिलती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर किसी बैकवर्ड क्लास को अगर शामिल करते हैं, नोटिफाई करते हैं, तो उसमें क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो क्राइटेरिया सेट किया है, जो मंडल केस में हम लोग को देखने को मिला था, तो वो फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और इंदिरा साहनी केस जो है उसमें जो हम लोग को क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं उसका रेलिवेंस की यहाँ पर बात की गई है, वो भी इस क्वेश्चन के दायरे में आ गए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी जो है वो इसके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, कि क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था 2019 में, उसमें 10% रिजर्वेशन का क्लॉज सामने रखा गया था कि जो हमारे जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो हमारी है, अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनको जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन का जो क्लॉज था ना 10% वाला 2019 में जो लाया गया था, तो उसको क्या इसमें शामिल किया जाएगा 50% वाले क्लॉज में, या उससे ऊपर रखा जा सकता है, या 60% किया जाएगा। तो वो सब चीजें जो है वो उस पर पूरी सुनवाई अभी हो रही है इन पूरे मामलों के ऊपर। तो इस पर जो है वो डिटेल में देखेंगे हम लोग जब
केस जो है वो आगे बढ़ेगा, जब फैसला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट सुनाएगी तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, मंडल कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंदिरा साहनी का क्या केस है उसके बारे में पता होना चाहिए, 50% से रिलेटेड जो ये पूरी लिमिट्स हमने देखी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पूरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, राइट। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। गाइस, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की यहां पर बात हो रही है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर लिखकर बताइए पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। मुझे डेफिनेशन चाहिए, मतलब वो नहीं चाहिए मुझे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पर कैपिटा इनकम को लेकर वो आपने लिख दी, वो नहीं पसंद करूंगा मैं। डेफिनेशन लिखकर बताइए जो बुक में डेफिनेशन है, क्योंकि इस प्रकार के जो टर्म होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, रटी रहनी चाहिए, राइट। तो इसकी डेफिनेशन आज ही आप याद करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। तो बताया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2020-2021 के अकॉर्डिंग कि पर कैपिटा इनकम जो है दिल्ली में रहने वाले लोगों की, इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 5.91% की गिरावट इसमें हमें देखने को मिली है, राइट। ये 2019 और 20 में 3,76,221 रुपए थी। ये घटकर 2020 और 21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है दिल्ली का, इसमें भी गिरावट 3.92% की रिकॉर्ड की गई है, राइट। 2020 और 21 में 3.92% हमें देखने को मिली है। ये बेसिकली 2019 और 20 में जो थी वो 8,30,872 करोड़ थी और जो कि गिरकर 7,98,310 करोड़ हो गई है। हालांकि ये फिगर्स वगैरह आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली पर कैपिटा इनकम दिल्ली के लोगों की, इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है इसकी प्रॉपर मुझे डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स पर इसकी डेफिनेशन लिखकर बताइए, याद करके आज ही। अब बात करेंगे हम लोग वन धन विकास केंद्र पहल के बारे में, वन धन विकास केंद्र इनिशिएटिव के बारे में। बताया जा रहा है कि अब तक देश में 22 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 1770 वन धन केंद्र के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। अब वन धन विकास केंद्र जो है ये क्या है, तो आपको नाम समझ में आना चाहिए। वन की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है, धन की बात हो रही है कि फॉरेस्ट से, यानी कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे इनकम प्रोड्यूस होने की बात हो रही है। तो उस चीज को कि फॉरेस्ट से इनकम जो है वो जनरेट हो सके, उसको लेकर ये केंद्र है। ये इनिशिएटिव का मेन पर्पस ये है कि प्रमोट करना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, राइट। जिसकी जो ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह हमें देखने को मिलती हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उसको कलेक्ट करती है। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में काफी सारे ऐसे, जैसे कि फॉरेस्ट में उगने वाले कुछ जड़ी बूटी हो गई, राइट, कुछ पत्तियां हो गई, राइट, जो मार्केट में बिकती हैं। और कई बार हम लोग शहद वगैरह देखते हैं, राइट, कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद वगैरह भी निकाला जाता है। तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो जंगलों में हमें देखने को मिलती हैं। तो उन सब चीजों को कलेक्ट करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, और वो जो कलेक्ट करते हैं ये सब चीजें, उनसे उन्हें जो है वो इनकम मिल सके, उनसे यानी कि ये कलेक्ट करने के बाद उनसे इनकम वो जनरेट कर सके, इसको लेकर ये सेंटर जो है वो जो ट्राइबल गैदरर्स वगैरह जो होते हैं, जो कलेक्ट करते हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को, और जो आर्टिशियंस वगैरह जो होते हैं, जो कि वेरियस, जैसे जंगल में काफी सारे ऐसे पत्ते होते हैं, लकड़ियां वगैरह होती हैं, उससे वो कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, राइट, अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं। तो वो मार्केट में बिक सके और उससे अच्छा पैसा जो है वो जनरेट हो सके, और इन पैसों से ये ट्राइबल कम्युनिटीज का उद्धार हो सके, इस पर मेनली फोकस किया जाता है। क्लियर है आपको? यहां तक बातें, आगे बढ़े। यहां पर मेन स्ट्रीम मैंने आपको बताया ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, प्राइमरी लेवल वैल्यू एडिशन को प्रमोट करते हुए, राइट, ग्रास रूट लेवल पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के थ्रू। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसका महत्व क्या हम लोग को देखने को मिलता है, इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो शेयर है ट्राइबल्स का वैल्यू चेन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिलेगी। 20% से इसको बढ़ाकर 60% करने की बात की जा रही है, जिससे कि अच्छा बेनिफिट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज को मिल सके, अच्छी इनकम जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज जनरेट कर सकें, राइट। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जो कि एक नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर काम करती है सेंट्रल लेवल पे।
और ट्राइफेड जो कि एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पर स्टेट नोडल एजेंसी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हमें देखने को मिलती है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं जिनको कार्य सौंपा गया होता है कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल पे, राइट। और लोकली ये जो सेंटर्स हैं, केंद्र जो हैं, ये इनका प्रपोजल हमें देखने को मिल रहा है और ये मैनेज किए जाते हैं ये सब केंद्र वगैरह मैनेजिंग कमिटी के थ्रू, राइट, जिसमें हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्लस्टर के तौर पर, राइट। यानी कि काफ़ी सारे गांव क्षेत्र के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो क्लस्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक समूह जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये बेसिकली प्रॉपर तरीके से ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करता है, मैनेज करता है पूरे इन केंद्रों को, वन धन विकास केंद्रों को, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इनकी कंपोजिशन की बात करें, संरचना की बात करें, तो प्लान के अकॉर्डिंग ट्राइफेड जो है वो इस्टेब्लिश करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेट मल्टीपर्पज वन धन विकास केंद्र को, राइट, जिसमें 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें 30 ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, राइट। ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं, जो गैदरर्स वगैरह जो हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में जो है वो जाकर कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, राइट। तो ये जो कलेक्ट करते हैं, तो ये लोग भी इसके हिस्से के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस बात करेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मेनली हम लोग बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। 1 लाख करोड़ का ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको सेटअप किया जाना है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को एक्सेलरेट करेगा। 1 लाख करोड़ का ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है, या फिर आप कह सकते हो ये एक ऐसा बैंक है। इस बैंक से जो पैसा निकाला जाएगा और लगाया जाएगा वो सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज के लिए लगाया जाएगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए DFI 1 लाख करोड़ रुपए की हमें देखने को मिल रही है। इसका प्रपोजल रखा गया है और बताया जा रहा है कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को ये कार्य सौंपा गया है, राइट। इनको ये जॉब दिया गया है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इस DFI के ये सेलेक्ट करेंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो। और ये DFI क्या है गाइस? तो हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का ये DFI काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसियर है, राइट। इसको नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो उसी के लिए ये DFI हमें देखने को मिल रही है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको काफी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रपोजल रखा गया था कि 1,11 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया जाएगा, राइट। इसको बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के इस पर्टिकुलर फाइनेंस को, राइट। 1 लाख करोड़ का जो टारगेट है तो उसको बढ़ाकर 1,11,000 करोड़ की यहाँ पर बात की गई है। और ये किस कमिटी के द्वारा ये टारगेट जो है वो बढ़ाया गया है, और या फिर ये टारगेट बढ़ाने का प्रपोजल किस कमिटी ने दिया था, रिकमेंडेशन किस कमिटी ने दिया था, उसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक मैंने आप लोग को जैन टू जुलाई में भी पढ़ा चुका हूं, और इवन अक्टूबर या नवंबर में भी ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं 2020 में, राइट। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, और मेरे ख्याल से शायद दिसंबर में भी ये टॉपिक आया था NIP का। तो अब यहां पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो ये सेटअप की गई थी फरवरी 2016 में एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर। ये RBI ने नायक कमेटी को अपॉइंट किया था, उनके रिकमेंडेशन के तौर पर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो स्थापित की गई थी, राइट। और ये इंद्रधनुष प्लान का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन देते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो, और किस चीज का रिकमेंडेशन देते हैं कि होल टाइम डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के और स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो उनके अपॉइंटमेंट का ये रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो रिकमेंड करेगी, जो ये DFI जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके MD और DMD कौन होंगे, तो उसका रिकमेंडेशन देगी, है जैसा अभी हमने पढ़ा, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये फाइनल डिसीजन देगी अपॉइंटमेंट के बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर PMO से कंसल्ट करने के बाद, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इस बैंक बोर्ड ब्यूरो में कौन से सदस्य हम लोग को देखने को मिलेंगे? एक चेयरमैन होंगे,
3 एक्स ऑफिशियो मेंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं और डेप्यूटी गवर्नर हम लोग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देखने को मिलेंगे। 5 एक्सपर्ट मेंबर भी हैं और जिनमें से 2 मेंबर जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर से हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी और ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट करके जाइएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और आपको बता दूंगा इसकी मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके डेली रिवीजन के लिए आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है आपके वीकली रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। और इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन अभी आने वाली स्लाइड में जो है आपको पता लग जाएगी, राइट। अभी आगे जो स्लाइड एक आएगी उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर फिर भी कुछ चीज आपको समझनी है, जानना है तो 9713282838 9713282838 ये मेरा नंबर है, अपने फोन में सेव कर लो। इस नंबर पर कॉल मत करना, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और अब चलो हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।